दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज ऑडियो आर्टिकल में बात करेंगे लाइव मिंट में प्रकाशित लेख साउथ एशियाज मिसिंग इंट्रा रीजनल ट्रेड यानी दक्षिण एशिया में विद्यमान अंतरक्षेत्रीय व्यापार की दशा के बारे में। यह लेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड बैंक द्वारा हाल ही में जारी किए गए साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस के नवीनतम संस्करण में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र हुआ है। ग्लोबलाइजेशन बैकलैश नाम से जारी इस रिपोर्ट में इस बात का अध्ययन किया गया है कि क्या इन दिनों उभर रही संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से दक्षिण एशिया को नुकसान हो रहा है। साथ ही आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण से अलग होकर भी यह भूभाग अधिक नुकसान की स्थिति में नहीं होगा। इस लेख का केंद्र बिंदु यही है कि दक्षिण एशियाई देशों, खासकर भारत ने वैश्विक आर्थिक जगत में व्याप्त संरक्षणवादी प्रवृत्तियों से निपटने और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी साख मजबूत करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, और साथ ही क्या दक्षिण एशिया के अंदर आर्थिक एकीकरण का अभाव है। लेख के विस्तार में जाने से पहले आपके लिए यह समझ लेना उपयोगी होगा कि समाचारों में गाहे बगाहे संरक्षणवादी प्रवृत्ति का जो जुमला आता रहता है उसके मायने क्या हैं। दरअसल जब किसी देश की सरकार अपने यहाँ की घरेलू अर्थव्यवस्था को ही वरीयता देने पर तूल जाती है तो वह इस प्रवृत्ति का प्रयोग करती है। इसके जरिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर टैरिफ लगाकर, रेस्ट्रिक्टिव कोटा, सब्सिडी आदि का प्रयोग कर सरकार अपने देश में मौजूद आर्थिक मंदी और बेरोजगारी पर लगाम लगाने, साथ ही नवीन उद्यमों की गति को बढ़ाने का कार्य करती है। आइए अब दक्षिण एशियाई अर्थजगत के समीकरणों की बात करते हैं। पिछले कई वर्षों से यह क्षेत्र विश्व का सबसे अधिक तेजी से विकास करता हुआ क्षेत्र बना हुआ है। वर्ष 2016 में सकल जीडीपी में वर्ष दर वर्ष 6.7% की विकास दर के साथ इसने पूर्वी एशिया को पीछे छोड़ दिया है। आपसी स्तर पर भौगोलिक भिन्नता के बावजूद इस क्षेत्र के ज्यादातर देशों ने विकास दर्ज किया है। जैसे भूटान, बांग्लादेश और भारत इस क्षेत्र की सर्वाधिक तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं। मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट आई है और क्षेत्रीय स्तर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जून 2016 में 5% से गिरकर हाल में 3% रह गया। एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्थिर बने रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय भंडार में भी वृद्धि हुई है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि कुल मिलाकर एक ठीक ठाक आर्थिक अवस्था के बावजूद दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात की हिस्सेदारी लगभग 10% ही है। उप सहारा अफ्रीका के अलावा यह हिस्सेदारी विश्व में सबसे कम है। वस्तुतः इस भूभाग में हाल के वर्षों में जीडीपी में निर्यात के योगदान में कमी ही आई है। इस परिदृश्य में और जंगल की आग की तरह बढ़ते संरक्षणवादी रवैये के बीच यह माना जा सकता है कि दक्षिण एशिया को अपने विकास के लिए केवल निर्यात पर ही एकाग्र नहीं होना चाहिए। खासकर भारत के परिप्रेक्ष्य में यह सलाह और जायज लगती है। हालांकि वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी उपरोक्त चर्चित रिपोर्ट में निर्यात के प्रति इस प्रकार के निराशावादी रुख से असहमति जताई गई है। इस रिपोर्ट में ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी और ट्रांस अटलांटिक ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप यानी टीटीआईपी जैसे मेगा क्षेत्रीय व्यापार सौदों के पतन से दक्षिण एशिया को होने वाले लाभ को रेखांकित किया गया है। यदि टीपीपी और टीटीआईपी को जीरो टैरिफ के साथ अमेरिकी बाजार तक पहुंच प्राप्त होती और ऐसी स्थिति बनी रहती तो नेपाल व बांग्लादेश जैसे देश वस्त्र निर्यात में वियतनाम का मुकाबला नहीं कर पाते। इस लिहाज से टीपीपी की समाप्ति की सूचना दक्षिण एशियाई निर्यात के लिए अच्छी खबर है। हालांकि इसके लाभ की मात्रा अभी बहस का मुद्दा है। इससे भी अधिक रोचक है रिपोर्ट में ट्रेड डाइवर्जन की स्थिति का आकलन करना। दरअसल यह एक ऐसी आर्थिक स्थिति होती है जब किसी देश का व्यापार किसी अधिक प्रभावी निर्यातक देश के बजाय कम प्रभावी देश के साथ होने की गुंजाइश बनने लगती है। इस समय अमेरिका ने मैक्सिको और चीन के आयात पर 10% टैरिफ लागू कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस स्थिति में मैक्सिको व चीन से अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात में क्रमशः
25 व 35% की गिरावट आ जाएगी। इसका लाभ उठाकर दक्षिण एशियाई देश अमेरिका को अपने निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई देशों के लिए इस ट्रेड डाइवर्जन को 10 से 15% आकलित किया गया है। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी रिपोर्ट में एक जगह बताया गया है कि दक्षिण एशिया द्वारा उन ज्यादातर उत्पादों का निर्यात अमेरिका को नहीं किया जाता जो उत्पाद मैक्सिको और चीन बेचते हैं। वस्तुतः दक्षिण एशिया जिन उत्पादों का निर्यात करता रहा है उसी की बाजार हिस्सेदारी में वृद्धि करें तो भी प्राप्त लाभ मामूली रहेगा। यह लाभ बड़ा तभी हो सकता है जब दक्षिण एशिया नए उत्पादों का निर्यात शुरू करे, जो स्वयं में एक बड़ी चुनौती है। आश्चर्यजनक रूप से रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के अंदर व्यापार पर कोई चर्चा नहीं की गई है। सच तो यह है कि दक्षिण एशिया में पूर्वी एशिया की तुलना में अंतर क्षेत्रीय व्यापार बेहद मामूली है। जहां पूर्वी एशिया में जीडीपी में व्यापार का बड़ा योगदान क्षेत्र में इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन पर निर्भर है, वहीं दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण का अभाव क्षेत्रीय विकास में व्यापार के योगदान को बेहद सीमित कर देता है। हालांकि विश्व बैंक ने पूर्व में इन विषयों पर कुछ उत्कृष्ट कार्य किए हैं, लेकिन वर्तमान में इस विषय को संबोधित करने की उसकी अनिच्छा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण की संभावना के प्रति बढ़ती निराशा दर्शाती है। लंबे समय से ये समस्याएं आर्थिक की बजाय राजनीतिक व भू राजनीतिक बनी रही हैं। क्षेत्रीय एकीकरण की अभिप्रेरणा केवल भारत की तरफ से ही आ सकती है। वर्तमान सरकार की क्षेत्रीय विदेश नीति एक ठोस व सकारात्मक बिंदु से शुरू हुई थी, लेकिन यह फिर असंगतता व असमानता में लुप्त होती दिख रही है। हालांकि अन्य देशों में तो राजनीतिक अस्थिरता ने आर्थिक एकीकरण की संभावनाओं को आगे और अधिक धूमिल ही किया है। इस पूरे दृश्य में राहत वाली बात यह है कि भारत और इसके पड़ोसी बांग्लादेश के संबंधों में गहनता आ रही है। अगर भारत सरकार अपनी योजना व वायदे के अनुसार कदम बढ़ाती है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बांग्लादेश, भूटान और पूर्वोत्तर भारत के बीच एक उप क्षेत्रीय एकीकरण देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में रेखांकित भी किया गया है कि ये देश इस क्षेत्र के लिए आर्थिक रूप से उज्ज्वल केंद्र है। अब दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत की छवि तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था की बनती जा रही है। ऐसे में भारतीय राजनीतिक महकमे के लिए बेहद जरूरी है कि यह इस क्षेत्र में आर्थिक मजबूती बनाए रखने के लिए आर्थिक एकीकरण का बेहतर ताना बाना बुने। अब नोट कीजिए इस लेख से जुड़ा हुआ अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, दक्षिण एशिया में आर्थिक एकीकरण की विद्यमान अनुपस्थिति की समीक्षा कीजिए और सुझाव दीजिए कि इस अनुपस्थिति को पाटने के लिए कौन से कदम उठाने आवश्यक हैं। दृष्टि आईएएस के YouTube चैनल पर अपलोड हो रहे ऑडियो आर्टिकल के लेटेस्ट एपिसोड अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक नया आर्टिकल अपलोड होते ही इसकी सूचना पहुंच जाए।